हेलो बच्चों, आज मैं मॉडल पेपर के बहाने आप लोग का क्रैश कोर्स कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो भी कुछ क्वेश्चंस प्रश्न आए हैं आपके मॉडल पेपर में, उसके बारे में एक-एक चीज़ को मैं थोड़ा-थोड़ा तेज़ी से बताता चलूँगा और आपका क्रैश कोर्स कवर होता जाएगा। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, जब भी कोई दर्पण होता है तो वो उसका फोकस दूरी उसकी वक्रता पे डिपेंड करता है। अगर वक्र ज़्यादा है, वक्र का मतलब होता है कितना वो मुड़ा हुआ है। फ़ोकस दूरी वक्र त्रिज्या भागा 2 होता है। तो अगर ज़्यादा वक्र हो यानी कि ज़्यादा छोटा होगा इस तरह से, तो ये इसकी फ़ोकस दूरी नज़दीक बनेगी। जैसे-जैसे वक्रता घटती जाएगी, आप देख रहे होंगे कि वक्रता क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो जैसे-जैसे वक्रता घटती है, तो फ़ोकस दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब वक्र ज़्यादा था, तो नज़दीक में फ़ोकस दूरी हुआ। जब यहाँ गया, तो फ़ोकस दूरी और बढ़ गई। जब वक्रता और घट गया, तो फ़ोकस दूरी और बढ़ गया। तो जब ये समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का वक्रता बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल फ्लैट है ये, है ना? उसके हिसाब से इसका जो फ़ोकस दूरी होता है वो कहाँ पे बनता है? अनंत पे बनता है, ठीक है? तो इसका सही जवाब होगा अनंत। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है? देखिए, अगर अवतल दर्पण और उल्टा भी है और समान भी है, जहां उल्टा और समान वास्तविक तीनों चीज आ जाए, आपका दिमाग में तुरंत आना चाहिए समान तभी बनता है जब वो वक्रता केंद्र पर होता है और ये वक्रता केंद्र पे है, इसीलिए इसका क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और समान आकार का होगा। यानी कि इसका सही जवाब होगा वक्रता केंद्र यानी कि सी पर। तीसरा प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? आपको बता दूं कि प्रकाश की जो गति होती है सबसे ज्यादा निर्वात निर्वात यानी कि वैक्यूम जिसको बोलते हैं, है ना? तो निर्वात में सबसे ज्यादा तेजी से चलता है, फिर हवा में चलता है, फिर अन्य चीजों में आता है। तो सबसे तेज गति यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके पास यहाँ तेल है, पानी है, वायु है, कागज है। तो सबसे तेज गति चलता है निर्वात में, लेकिन यहाँ पे निर्वात ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे उसके बाद तेज गति किसमें चलता है? उसके बाद तेज गति से चलता है हवा यानी कि वायु में। तो सबसे तेज जो होगा वो वायु में हो जाएगा। यही आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 4 है, -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। संबंध क्या है? कि लेंस क्षमता बराबर 1 भागा फोकस दूरी। तो लेंस क्षमता आपका कितना है? -4 है। उसका फोकस दूरी निकालना है, तो इसको आप क्या निकालोगे? फोकस दूरी बराबर 1 बाय लेंस क्षमता। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? -1 भागा 4। आप इसको 1 भागा -4 भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू आ जाएगा -0.2 मीटर। तो ये आपका सही जवाब होगा -0.25 मीटर। मानव क्षेत्र की मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? देखिए, इसी क्वेश्चन के बहाने हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे आँख की का जो नेत्र है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये सबसे बाहरी जो है, इसमें कॉर्निया होता है, एक पतला सा लेयर। इसके अंदर में आप देख रहे होंगे ये 2 मसल्स जैसे दिख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं आइरिस या परितारिका। ये क्या करता है, बड़ा होता है, ये जब ऐसे छोटा हो जाता है तो इसकी जो पुतली है वो आँखें बड़ी हो जाती है। आप देखे होंगे कि धूप में ये पुतली छोटी हो जाती है और जब अंधेरा होता है तो ये पुतली बड़ी हो जाती है। इसको पुतली बोलते हैं। पुतली मतलब ये जो अंदर जो आपने देखा होगा आँख के अंदर जो काला वाला पोर्शन होता है ना, काला-काला जो दिखता है, वही है आपकी पुतली। ठीक है? अब ये जो देख रहे हैं ये आपका है लेंस। लेंस में एक ये है और एक दूसरा ये है। इसको बोलते हैं पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशियां। ये क्या करता है कि देखिए आप इसको बताता हूँ। ये देख रहे हैं? ये क्या हो रहा है? लेंस को मोटा कर रहा है और पतला कर रहा है। जब पतला खिंचाता है तो क्या होता है? इसका लेंस पतला होता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और जब ये ऐसा हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी घट जाती है। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिए उत्तरदायी है आपका पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशियां। यही इसको नियंत्रित करती है। इसको या तो बड़ा कर देगी या तो छोटा कर देगी। तो फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या हुआ? सिलियरी मांसपेशियां।
एक बात और देख लीजिए, फिर इसको जानने से पहले, ये जो रेटिना या दृष्टि पटल है, यहाँ से किरण आती है और किरण आने के बाद क्या होती है, यहाँ पे कट के इमेज बनता है, यहाँ पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और यही सिग्नल के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, और हम फिर इसको देख पाते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं, दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष, एक चीज याद रखना, दूर दृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो, अगर दूर लगा है तो दूर का चीज दिखेगा, सिंपल सी बात। तो उल्टा टाइप का है, दूर दृष्टि कह रहा है लेकिन दूर का चीज दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष, दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। उसी तरह से अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट दिखेगा, उल्टा है, यहाँ पे ध्यान देखना, लिख रहा है निकट दृष्टि दोष लेकिन निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो बोलोगे ऐसा कहते क्यों है? एक, वास्तव में होता क्या है कि दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में जो किरण है, वो जो कटती है, वो रेटिना यानी दृष्टि पटल से दूर में कटती है। कटना चाहिए यहाँ पे, इसको ऐसे मिलना चाहिए, लेकिन कट कहाँ रहा है, यहाँ पे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो किरण को यहाँ पे रेटिना पे मिलना चाहिए, वो पहले मिल जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है। एक होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो आपकी पुतली होती है, जो मैंने आपको यहाँ पुतली के बारे में दिखाया था, ये जो पुतली है, ये जो लेंस है ना पुतली के जस्ट बाद, तो यहाँ पे थोड़ा क्लाउड क्लाउड टाइप का हो जाता है, थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का हो जाता है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे धुंधला धुंधला हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं मोतियाबिंद। उम्र की वजह से भी आंखों में एक दोष होता है जिसको हम बोलते हैं जरा। जरा मतलब होता है बूढ़ा, जरा दृष्टि दोष। ये वास्तव में क्या होता है कि इसमें जो किरण है वो रेटिना के बाहर जाके कटती है, यानी कि ये एक तरह का, आप कहेंगे कि दूरदृष्टि दोष का ही जैसा है, लेकिन बस ये किसकी वजह से होता है, बुढ़ापे की वजह से होता है। इसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। उस हिसाब से अगर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। अभी आप देखिए जितने भी यहाँ पे मात्रक दिए हुए हैं, चार मात्रक हैं, चारों मात्रक को मैं आपको थोड़ा सा तुरंत आपको रिवीजन करा देता हूँ। वोल्ट होता है विभवांतर का, फैराडे जो है एक तरह से आवेश का है, और वो एक आवेश का नहीं है, एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस इतने इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसको हम एक फैराडे कहते हैं। एम्पियर जो विद्युत धारा बहती है उसका मात्रक होता है एम्पियर, और प्रतिरोधक क्षमता जो होती है विभवांतर बाय भागा विद्युत धारा का, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक, और इसके लिए होता है ओम। तो चूंकि प्रतिरोध का है तो ये सिंपली से क्या हो जाएगा, ओम इसका सही उत्तर होगा। अगला उत्तर क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है। देखिए टंगस्टन का उच्च गलनांक जो होता है बहुत ज्यादा उच्च होता है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी, तापमान पे भी ये पिघलेगा नहीं। जो पुराने जमाने का बल्ब आता, जो अभी तो एलईडी आ गया है ना, तो एलईडी की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले आपने देखा होगा बहुत सारे घर में भी वो जगह पीला वाला बल्ब जलता है। तो ये जो पीला वाला बल्ब होता है ना, इसमें टंगस्टन यूज करते हैं। ये टंगस्टन बहुत ज्यादा गर्म होता जाता है, तब भी वो शॉर्ट सर्किट नहीं, वो भी गलता नहीं है, और इसी वजह से इसको हम बिजली के बल्ब में यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिजली का बल्ब। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं एक चुंबक ले लेते हैं। ये चुंबक में देखिए, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव ध्रुव से जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं, और ये पूरा का पूरा एक सर्कल, कंप्लीट वृत्त बनाते हुए वो दक्षिण ध्रुव से वापस आ जाती है। ध्यान से सुनना, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में चली जाती है। इसका मतलब निकलती है कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से। ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है, कोयला है, पेट्रोल एलपीजी है, पवन ऊर्जा आपने पढ़ा होगा, विद्युत ऊर्जा जो हम लोग डैम से बनाते हैं, प्राकृतिक गैस है, सीएनजी है, एलपीजी है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखें कोयला, तो कोयला बनता है पेड़ पौधा से, और पेड़ पौधा जिंदा होते हैं सूर्य की प्रकाश की वजह से। पेट्रोल वगैरह जो भी है वो बनता है सूक्ष्म जीव से, और ये सूक्ष्म जीव भी किसकी वजह से पनपते हैं, सूर्य की वजह से पनपते हैं।
पवन ऊर्जा भी क्यों होता है? दाब में अंतर होता है, उसकी वजह से हवा चलती है, और इस हवा चलने का भी कारण क्या है? सूर्य ही है। बारिश होती है, उसके पीछे भी वजह सूर्य ही है। दलदल वगैरह जहाँ पे प्राकृतिक गैस बनती है, उसके पीछे भी कारण क्या है? सूर्य ही है। यानी कि सबसे ऊर्जा का जो परम स्रोत है वो सूर्य ही है। यानी कि हमारे लिए सही क्या होगा? सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? देखिए, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 2H2 प्लस O2 देता है 2H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से प्रतिक्रिया करता है और पानी का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें क्या है कि परमाणु की संख्या जो होती है, हम पढ़ते हैं उसमें कि परमाणु की संख्या जितना अभिकारक में होना चाहिए, उतना ही उत्पाद में होना चाहिए। और ये परमाणु की संख्या किससे जुड़ा हुआ है? परमाणु भार से जुड़ा हुआ है। यानी और भार किसका मतलब क्या हो रहा है? द्रव्यमान की बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के हिसाब से संतुलित करते हैं, और इसके लिए सही जवाब हमारा हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें क्या है, आपको दिया हुआ एक समीकरण दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण, और आपको पूछ रहा है कि ये किस तरह का अभिक्रिया है। तो देखिए, 4 तरह के इसने अभिक्रिया दिए हैं। मैं इन चारों को एक-एक करके थोड़ा समझा देता हूँ। तुरंत आपका एक रिवीजन हो जाएगा। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब छोटे-छोटे पदार्थ मिलके एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं। देखो, एक कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये जो बनाया, ये क्या हो गया? जुड़ा। इसीलिए इसको हमने कहा संयोजन। अपघटन, वियोजन का मतलब अपघटन, वियोजन मतलब टूटना, विग्रह मतलब टूटना, है ना? तो अपघटन, वियोजन, अपघटन, इसमें क्या है देखिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया, जब आप इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कि एक बड़ा सब्सटेंस जो है, एक बड़ा पदार्थ क्या हो रहा है, छोटे-छोटे पदार्थ में टूट रहा है। यहाँ पे देखना, छोटा-छोटा मिला और बड़ा बनाया, छोटा-छोटा मिलके बड़ा बना। तो इसको हमने कहा संयोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा-छोटा में टूट रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन। अब एक आता है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, एक पदार्थ जो है वो दूसरे पदार्थ को उसका जगह से हटा के अपनी जगह पे बैठ जाता है। देखो, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर घुसा हुआ है। ये आयरन क्या करता है, इसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। तो और यहाँ पे जाके बैठ गया, और बेचारा कॉपर क्या हो गया? विस्थापित हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक दूसरा है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान हो जाता है। यानी कि देखिए, यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। अब ये सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, और बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ। तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। देखो, बना है ना बेरियम सल्फेट। और क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो क्या हुआ? सोडियम के साथ क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। बेरियम के साथ सल्फेट, बेरियम सल्फेट। यानी कि आयन का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, चूंकि दोनों तरफ से द्विविस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं इसमें अभिक्रिया में कि कौन सा हमारा अभिक्रिया होगा। तो अगर आप देखिए, तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को भगा दे रहा है, भागो यहाँ से, और खुद यहाँ पे जाके बैठ जा रहा है। कॉपर बेचारा विस्थापित हो गया। इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन की अभिक्रिया है। अगला है प्रश्न संख्या 13। देखिए, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो सबसे पहले बता दूं कि H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो पीएच पे डिपेंड करती है, पीएच पर निर्भर करती है। अगर पीएच ज्यादा होता है तो सांद्रता कम हो जाती है, अगर पीएच कम होता है तो सांद्रता ज्यादा होती है। तो अगर आप इस इनके पीएच को देखिए, तो जठर रस जो कि हमारे अमाशय में होता है, उसका पीएच होता है 1.2। नींबू रस का पीएच होता है 2.2। शुद्ध जल यानी खून, शुद्ध जल और खून यानी नहीं, शुद्ध जल ले लीजिए, खून ले लीजिए, इसका पीएच होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है, इसका पीएच होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है पीएच 14। तो मैंने क्या कहा कि अगर ज्यादा पीएच है तो कम सांद्रता होगा। यहाँ क्या कह रहा है, किसमें अधिक होगी? तो किसमें अधिक होगी? जिसमें पीएच कम होगा। तो सबसे कम पीएच किसका है? जठर रस का, यानी HCl का। यही जठर रस का क्या होगा? सांद्रता H प्लस का सबसे ज्यादा होगा।
अब 14वां क्वेश्चन इसी से मिलता-जुलता है। कहता है कि ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है। उपयुक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? देखिए, इसको याद कर लेना है। 7 से नीचे होगा तो अम्ल होगा, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा और 7 के बराबर होगा तो उसको उदासीन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 है, 8 है, 10 है और 13 है। आप देखेंगे कि 8, 10, 13 तीनों के तीनों क्या है 7 से ज्यादा है। अगर ये तीनों के तीनों 7 से ज्यादा है इसका मतलब ये सभी क्षारीय हैं। अम्लीय कौन है? जो 7 से नीचे है जो कि कौन है 5 और 5 किसके लिए आ रहा है? ए के लिए आ रहा है। यानी कि सही जवाब होगा ए। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे लाल लाल रंग का बाल्टी जैसा टंगा होता है, बर्तन सिलेंडर जैसा टंगा होता है, ठीक है? और उसमें से क्या होता है, एक बटन होता है, इसको दबाते हैं, या एक अ, दबाने के लिए होता है, इसको दबाते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखिएगा क्वेश्चन भी पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा गैस आग बुझाने के लिए काम में आता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम में आता है। अब आप इसी से देख सकते हो कि किसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकता है। देखो, यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड है क्या? ना कार्बन है ना ऑक्सीजन है, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या NaHCO3 इसमें संभावना है, इसमें संभावना और इसमें संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ भी कार्बन नहीं है। यानी कि NaHCO3 और Na2CO3 अगर आपने थोड़ा सा इसको समझ के रखा है तो आप आराम से दो ऑप्शन को खत्म कर सकते हैं। अब क्या है NaHCO3 और Na2CO3, अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एसिड से यानी कि अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी और सोडियम लवण बनाता है। यानी कि सही जवाब होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट। एक छोटा सा प्रयास था ये। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लिखिए। मैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उनको भी सॉल्व करूंगा और उससे रिलेटेड आपके लिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स का जो पार्ट 2 है उसको मैं बनाकर आपके पास रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।